देखिए, द कश्मीर फाइल्स जब बड़े पर्दे पर आई तो बहुत बवाल हुआ, लेकिन हकीकत को आप बवाल से ना दबा नहीं सकते। ऐसे में द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो बात करती है कुछ ऐसे केसेस की जिनका कभी जिक्र हुआ ही नहीं। तो चलिए इसके बारे में और विस्तार से बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी से। कश्मीर की खूबसूरत वादियां और इन खूबसूरत वादियों में छिपी अनकही अनरिपोर्टेड कहानियां लेकर आ रहा है द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड। और उसी के सिलसिले में बातचीत करने के लिए डीपली बातचीत करने के लिए हमारे साथ है फिल्म मेकर लेखक विवेक अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी मैम। आई थिंक इनकी एक्टिंग और इनकी गायकी के हम सब फैन हैं बचपन से, वी कैन से दैट। इसके बारे में बात करें द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड व्हाई अनरिपोर्टेड, आपसे जानना चाहेंगे। जो जैसा शब्द में ही है अनरिपोर्टेड, मतलब वो चीज जिसको जनरली स्पीकिंग, सॉरी मीडिया से ही बात कर रहा हूँ, जिसको मीडिया ने नहीं ढंग से रिपोर्ट किया, जिसको पॉलिटिशियंस ने दुनिया के सामने नहीं लाए, जिसको हिस्टोरियंस इंटेलेक्चुअल्स नहीं लेके आए, और जब भी किसी ने इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश की तो उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से दबा दिया गया। सो वी सेड व्हाई नॉट कलेक्ट ऑल दिस डेटा, रिसर्च एंड स्पेशली द वीडियो टेस्टिमोनियल्स। जैसे वॉर क्राइम्स के वीडियो टेस्टिमोनियल्स होते हैं अनएडिटेड, अनइंटरप्टेड, उनको लेके अगर जोड़ के एक डॉक्यूमेंट की तरह से अगर लोगों के सामने ये ट्रेजेडी जो है यहाँ के जेनोसाइड की अगर ये लाई जाए, देन दिस विल हेल्प द फ्यूचर जनरेशंस। तो इसलिए अनरिपोर्टेड है क्योंकि इसको जो लोग रिपोर्ट करने में फेल हो गए वो हमने रिपोर्ट किया है। वेल, इसमें विवेक और मैं हम ये सीरीज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें कोई किरदार नहीं निभा रहे हैं। यू विल बी सीइंग अस एज विवेक अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी। वी आर द नरेटर्स, वी आर द प्रेजेंटर्स, एंकर्स, आप जो भी कह लें, हम लोगों के सामने इस सत्य को ला रहे हैं, तो हम उस भूमिका में। देखिए, कश्मीर में एक प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है कि यहाँ पे, मैं एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं एक बार टिपिकल जब पहले बॉलीवुड टाइप की फिल्में करता था तब भी आया था, तो हम लोग पहलगांव में शूट कर रहे थे, तो मेरे बगल में ही हमारे 100-200 मीटर दूर बम फट गए थे। तो ये एक सेफ टेरिटरी ज़्यादा रही भी नहीं है। और मुझे याद है हैदर की शूटिंग चल रही थी, तब भी यहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हो गई थी एंड पीपल हैड टू स्टॉप इट। तो लेकिन जब हमारी जो फिल्म थी उसमें प्रॉब्लम ये था कि ये सेंसिटिव इशू है और इसी को दबाने के लिए तो सारी लड़ाई चल रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम था। बट स्टिल वी आर डेयरिंग फिल्म मेकर्स, तो हम लोगों ने बस अपना जोड़ तोड़ करके किसी तरह से जान जोखिम में डाल के कर लिया अपना काम। तो ये देखिए, मैं विवेक हूँ, ये वादी हैं, आप विवाद हैं। आप लोग नहीं होंगे तो विवाद भी नहीं खड़ा होगा। नहीं, देखिए, ये हर एक इंडिविजुअल की पर्सनल स्पेस होती है कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या चीज़ें उन्हें मोटिवेट करती हैं। जो चीज़ें मैं पसंद करती हूँ, जिस तरह से मेरा दिमाग चलता है, वो एक काम हो, थोड़ा सा सीरीन एटमॉस्फेयर हो। मैं शूटिंग से भी जब वापस आती हूँ, मैं ज़रा शांत कमरे में अकेले, थोड़ा कम रोशनी में बैठना चाहती हूँ, मैं उस तरह से अनवाइंड करती हूँ। विवेक का एक अपना प्रोसेस है, और ऐसे ही नहीं कहा गया है दुनिया में कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो इफ देयर इज a lot of action on one side, there has to be somebody who's calm, तभी तो बैलेंस आउट होती है रिलेशनशिप। और अगर कोई सन साइंस में बिलीव करता है तो विवेक इज आई एम अ फायर साइन and Vivek is Scorpio, so Aries and Scorpio. हाँ, I'm 10th में। Yeah, according to आइएगा अपन एक साथ जन्मदिन सेलिब्रेट। हाँ जी, तो according to whatever we've read during our teenagers in Linda Goodman's, Aries and Scorpio don't get along, but I think we stand an exception to the generalization. नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली मुझसे ज्यादा काम आपको कोई मिलेगा ही नहीं आदमी। आप बताइए कि आप कितने ऐसे लोगों को जानती हैं जो एक 1-1.5 महीने अकेले, बिना टीवी के, बिना किसी चीज़ के, पहाड़ों में या समुंदर के किनारे अकेले रह सकते हो। हमारे घर में टीवी नहीं है, मैं न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता, तो या बिल्कुल हम कभी टीवी देखे हुए, मुझे नहीं पता क्या चलता है न्यूज़ में, क्या होता है, मैं कभी नहीं देखता। आप मुझे कभी पार्टी में नहीं देखेंगी, सोशलाइज करते हुए नहीं देखेंगी, मुझे रेस्टोरेंट्स में नहीं देखेंगी। मैं बहुत ही अलूफ, आइसोलेटेड टाइप का आदमी हूँ। लेकिन हाँ,
मैं स्टोरी टेलर हूँ, वो मेरा काम है। जैसे आपका काम है वैसे मेरा काम है स्टोरी टेलिंग। और मेरी स्टोरी टेलिंग जो है वो सोशो पॉलिटिकल स्टोरी टेलिंग है। तो ऑब्वियसली जो सोसाइटी के जो इश्यूज हैं उस पे बोलना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, यही मेरा प्रोफेशन भी है। लेकिन मैं किसी की जिंदगी के बारे में, आपने देखा होगा, आज तक मैंने नहीं बोला। मैं उस तरह की कंट्रोवर्सीज नहीं करता हूं जिस तरह की बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह करते हैं। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ जो सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में जो चल रहा है और जो मेरी विचारधारा से सूट नहीं करता, मैं उसी पे कॉमेंट्री करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करता हूँ। तो मुझे अपनी सीमाएं पता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कई बार क्या होता है, जो बैड क्वालिटी होती है किसी चीज की, किसी भी चीज की, जैसे आप मुझे बताइए जंक फूड क्या होता है? वो भी तो फूड ही है, पर जो सेहत खराब करता है उसको जंक फूड बोलते हैं। अभी आजकल जैसे आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं दरबारी मीडिया या गोदी मीडिया। इसका क्या मतलब है? हर कोई मीडिया तो नहीं खराब है इसका मतलब, लेकिन जो न्यूज की जगह में सनसनीखेज कुछ भी ऊटपटांग कहानियां, म्यूजिक बजा देना, चिल्लाना, शोर शराबा, गाली गलौज, लोगों में लड़ाई कराना, उसको ये सब नाम दिए जाते हैं, राइट? तो आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में भी बोलते हैं आया राम गया राम। अब हर कोई पॉलिटिशियन तो नहीं खराब होता है। इसी तरह से जो फिल्म मेकिंग है, जो इंडियन सिनेमा है, उसका जो सबसे खराब रूप है, जो कि आपके दिमाग को खराब करता है, आपकी सेहत को करता है, जो अनप्रोफेशनल है, उसको बॉलीवुड बोला जाता है। बॉलीवुड कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां आप सुबह 9 बजे जाते हैं और 5 बजे निकल के आते हैं। ये एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट जो कि स्टोरीज में बिलीव नहीं करता, वो माइंडसेट जो रिसर्च में बिलीव नहीं करता, वो माइंडसेट जो कि एक्टिंग में बिलीव नहीं करता, वो माइंडसेट जो सिर्फ एक स्टार के अलावा बाकी सबको चपरासी बना देता है। I mean, जैसे एक्स्ट्राज हैं बाकी सब लोग, और जो सिर्फ हाइप पे अपने स्टार्स को बिल्ड करते रहते हैं 24 घंटे। और वो माइंडसेट जो कि इंडियन स्टोरीज के अलावा सब कुछ बनाता रहता है, उस माइंडसेट को बॉलीवुड बोलता हूं मैं। और मैं क्या, सारी दुनिया ही उसी माइंडसेट को बॉलीवुड बोलती है। Yes, Vivek is not wrong when he says what he says. और चूंकि मैं हिस्सा रही हूँ काफ़ी फिल्मों का, ऐसे ही कमर्शियल वेंचर्स का शुरू में, तो एक बात तो है कि मुझे भी ये मतलब बहुत दिल से मैंने काम नहीं किया है उन फिल्मों में, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है, कुछ और होना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे नहीं हुआ कि एक दिन अचानक मैंने सोचा कि चलो मैं हीरोइन बनती हूँ और मैं फिल्मों में आ गई। मेरे पीछे तकरीबन 3 जनरेशन्स की बहुत मेहनत है। मेरी नानी जो थी, उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया था, मराठी फिल्मों में वो काम करती थी। मेरे पिताजी खुद एक प्ले राइट रहे हैं। मेरी माँ गायिका थी, खुद हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखा था, उन्होंने सिखाती थी। तो कहीं पे कला का ये पूरा हमारे घर में एक धरोहर बनी हुई है। तीसरी जनरेशन की हूँ मैं, तो मुझे हमेशा से ये बचपन से सिखाया गया था कि अगर आप अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो उससे कुछ समाज को कुछ मिलना चाहिए। जैसे हमारे मराठी में कहावत है कि मनोरंजनातून प्रबोधन, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सीख मिलनी चाहिए। यू हैव टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। तो सिर्फ पेड़ के इर्द गिर्द घूम के बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिख के और हीरो के साथ रोमांस करके तो ठीक है, एक आध बार आप एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन बार बार तो वो नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम दोनों ने एक साथ आने का सोचा तो यही मान के चले थे हम लोग कि कुछ अलग बनाएंगे हम लोग, और जो हमारा एक कर्तव्य है समाज के प्रति, उसे हम अपने हर प्रोजेक्ट के जरिए पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने द कश्मीर फाइल्स के सीक्वल के बजाय डॉक्यूमेंट्री पेश की, ऐसा क्यों? कि जो रिसर्च था, इसको बहुत ब्यूटीफुली यूज करके हम कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 के नाम से अगर रिलीज कर देते, लोग तो पीछे ही पड़े हुए थे, इसकी ऑडियंस भी बरकरार है। बट आई थॉट कि ये जो है, ये लोगों के एक दर्द की कहानी है, उन्हीं की जुबानी है, और एक ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ इसको डाला जाए। इसीलिए अगर आप देखें तो हमने इसको लेके कभी पैसे का भी नेगोशिएट नहीं किया, वी नेवर बॉदर्ड अबाउट इट, और हम अपनी तरफ से पूरी जान लगा के वी जस्ट वांट दैट लोग देखें और अपने बच्चों के साथ देखें, ताकि जितनी भी नई जनरेशन के लोग हैं उनको ये समझ में आए कि ये जो टेररिज्म है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो खून खराबा है और लोगों से नफरत है, ये अल्टीमेटली लीड्स यू नोवेयर। इट मेक्स लाइफ हेल फॉर एवरीबॉडी। द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड डॉक्यूमेंट्री बनाने की खास वजह? आज आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई औरंगजेब ने क्या किया, ओके, इस पे अगर कोई फिल्म बनाता है
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरे के पूरे हिंदुस्तान के पास से नफरत करने लगे। ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ इतना अत्याचार किया, तो क्या गांधी फिल्म देखने के बाद लोग लंदन जाना बंद कर देंगे, या जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम लोगों से नफरत करने लगेंगे? तो ये क्या मानसिकता, आप खुद सोचिए। कश्मीरी हिंदू लोगों का जेनोसाइड हुआ, इसको विश्व की कोई ताकत डिनाई नहीं कर सकती। आप कश्मीर में खड़ी हैं, तो जो लोग यहाँ पे रहते थे वो लाखों लोग आज यहाँ क्यों नहीं है? इतना एक सीधा सा सवाल है। वो लोग आज टेंट्स में क्यों रहते हैं जम्मू में? वो लोग सारी दुनिया में बिखरे बिखरे क्यों रहते हैं? जो पंजाबी लोग हैं वो अमूमन पंजाब में मिलेंगे, पंजाब जाएंगी तो आपको पंजाबी मिल जाएंगे। तमिलनाडु के लोग हैं वो वहाँ ज़्यादा रहते हैं। हर स्टेट में हमारे यहाँ देखिए लोग ज़्यादा रहते हैं। स्पेनिश लोग स्पेन में रहते हैं। तो मुझे बताइए कश्मीरी हिंदू कश्मीर में क्यों नहीं रहते हैं? इसमें कोई कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। अगर वो नहीं रहते हैं तो मतलब ये उनकी ट्रेजेडी है। आपको कश्मीरी मुस्लिम लोग तो नहीं मिलते हैं पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए कि साहब हमें निकाल दिया था, हम नहीं रह सकते हैं कश्मीर में। ऐसा कभी सुना है आपको? आज तक एक आदमी ऐसा मिला जो ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसका मतलब ट्रेजेडी उनके साथ हुई, जेनोसाइड उनका हुआ। नंबर 1, अगर उनका एक जेनोसाइड हुआ है तो वो इसलिए नहीं हुआ है कि आम कश्मीरी मुस्लिम ये चाहता था। मरे तो वो लोग भी हैं, तो कोई नहीं चाहता था ऐसा हो। तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि टेररिज्म को यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे लोकल, उन लोगों ने पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रशिया जहां से मदद मिली, इन पावर्स की मदद से उस टेररिज्म को पाल पोस के बड़ा किया। फिर टेररिज्म पाल पोस के जब बड़ा करते हैं तो धीरे धीरे वो इतना बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है कि वो आप ही को खा जाता है। मैं ये चाहता हूं कि जितने कश्मीरी मुस्लिम यंग लड़के लड़कियां हैं जो 90 के बाद पैदा हुए हैं वो इससे सीखें। और आजकल देखिए कितने, आप देखिए कश्मीर के बच्चे म्यूजिक में, साइंस में, आर्ट में जगह जगह एक्सेल कर रहे हैं। खूब पढ़ें। जैसे कश्मीरी पंडितों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया और आज वो सबसे, आपको पता है वर्ल्ड की मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी है वो। दे आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चिल्ड्रन। उन्हें टेररिज्म के बाद उन्हें समझ में आ गया कि एजुकेशन इज द ओनली थिंग। तो उन्होंने खूब एजुकेशन में अपने मेहनत की। यहाँ के भी बच्चों को खूब पढ़ाना चाहिए ताकि उनको समझ में आए ये वायलेंस में कुछ नहीं रखा है, और दे शुड बी प्राउड कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री को चेंज किया एंड दे बिकेम वेरी सक्सेसफुल एंड दे रिप्रेजेंट द मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट ऑफ इंडिया। द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड का रिसर्च कैसे किया? Yes, it's difficult. It's not an easy process, but it's also very time consuming. क्योंकि आपको हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें पढ़ना पड़ता है। मुझे याद भी नहीं अभी कि हमने कितनी बुक्स पढ़ी हैं कश्मीर के ऊपर। हमारे जो इंटरव्यूज़ शुरू हुए लोगों के, उससे पहले हमने ढेरों किताबें पढ़ी। हमने जितने भी हमको रेफरेंसेस ऑनलाइन मिल सके, इंटरनेट के ज़रिए मिल सके, वो हमने लिए। फिर हम लाइब्रेरीज़ में गए, जितने भी हमको न्यूज़पेपर्स उस वक्त के मिले थे वो हमने तलाश किए। और ये सब करते हुए हमें ऑलमोस्ट 4 साल ना, ऑलमोस्ट 4 साल लग गए हमको पूरा रिसर्च हमारा कंपाइल करने में। 5 साल लग गए ये अनरिपोर्टेड को। और नहीं, वो कंटिन्यू होती गई प्रोसेस। हाँ, इट वाज ड्यूरिंग द रिसर्च दैट वी रियलाइज दैट ये लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फिल्म के माध्यम से नहीं बल्कि इन इट्स ट्रू रॉ फॉर्म। और हमने बहुत सारी चीज़ें जो देखी जो हम लोग फिल्म में नहीं डाल पाए, वो इस डॉक्यूमेंट में हमने सोचा है कि लोगों के सामने आ सकती हैं। तो दैट्स व्हाई वी मेड अ 7-part सीरीज। कहीं आप डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के लिए 15 अगस्त का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं? ZEE5 पे आ रही है और इसका नाम कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड है। और इसको देख के आप यू विल रियली लाइक इट। ये बहुत यूनिक चीज़ है जो आपने किसी भी OTT चैनल में ना तो देखी है ना आपको देखने को मिलेगी। इट विल बी एक्सक्लूसिवली ऑन ZEE5। इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक सीरीज एवर। ओके, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले कश्मीर आए और नद्रू नहीं खाए। वंडरफुल। अरे दिस इज द टेस्टीएस्ट थिंग। जिन लोगों ने ये ट्राई नहीं किया है, मैं हाईली रेकमेंड करूंगी। नद्रू इन कश्मीर इज द बेस्ट। सब लोग सुन ले, मेरा फेवरेट है ये नद्रू। कश्मीर से कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ नेहा सावन की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।